एंटरटेनमेंट और एजुकेशन, इन दोनों में क्या कॉमन है? वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे आज के जो मेहमान हैं शरद मेहरा, उनकी बात माने तो बहुत कुछ कॉमन है। शायद इसी वजह से एजुकेशन की दुनिया से वो अब एंटरटेनमेंट की दुनिया में आ चुके हैं। ग्लोबल यूनिवर्सिटी सिस्टम्स के इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओ शरद मेहरा, इन्होंने पहली फिल्म कंप्लीट कर दी है, मन्नू क्या करेगा, और अब ऑन अ रेगुलर बेसिस ये फिल्में बनाना चाहते हैं। क्यूरियस आइज सिनेमा, इट्स अ सिस्टर कंसर्न ऑफ ग्लोबल यूनिवर्सिटी सिस्टम्स, जिनके ये सीईओ है। लेट्स वेलकम हिम एंड लेट्स हियर इट फ्रॉम हिम। वेलकम शरद जी। थैंक यू कोमल। एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, ऐसा क्या देखा आपने एंटरटेनमेंट की दुनिया में, या ऐसा क्या सोचा कि एजुकेशन में कमी है कि इन दोनों को एक साथ किया जाए, ये बिजनेस, दोनों बिजनेसेस? देखिए, एजुकेशन में सबसे पहले तो वी आर डीलिंग विद यंग पीपल, और एंटरटेनमेंट में भी काफ़ी कुछ फोकस यंग लोगों पे रहता है। तो आजकल तो फिल्में यंगस्टर्स के लिए ही बनती है। एग्जैक्टली, एक वो समानता थी। और दूसरी चीज़ मैंने ये देखा कि हम एंटरटेनमेंट के माध्यम से करते क्या है, हम ऑडियंस को एंगेज करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, पॉजिटिव मैसेज देते हैं और कुछ रेलेवेंट बात करते हैं। और अगर हम एजुकेशन की दुनिया देखें और क्लासरूम के अंदर जाएं, हम वही करते हैं। एक कंटेंट होता है जो रेलेवेंट होता है, इंस्पायरिंग होता है, पॉजिटिव होता है और एंगेजिंग होता है। तो इतना फ़र्क भी नहीं है, लेकिन जब सब फिल्म की दुनिया में आए तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पता चल रहा है अभी। बट फिर भी ऐसा लगता है कि अगर हमें इम्पैक्ट क्रिएट करना है, और एजुकेशन की दुनिया में एक जो भी कोई होता है ना, उसका एक फितूर होता है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाए, कुछ इम्पैक्ट लाए, एक पागलपन-सा होता है। और वही चीज़ मैंने एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी देखी, दैट थ्रू क्रिएटिविटी हाउ यू क्रिएट दैट इम्पैक्ट। तो वहीं से एक दिमाग में चीज़ आई कि जो हम एजुकेशन में कर रहे हैं, क्या हम उसको एंटरटेनमेंट के द्वारा थोड़ा और एम्पलीफाई कर सकते हैं, कुछ और इम्पैक्ट कर सकते हैं। और इसलिए फिल्म कंपनी बनाने का सोचा। आई एम वेरी हैप्पी कि अब जो हमारी पहली फिल्म है मन्नू क्या करेगा, वो 12 सितंबर को थिएटर्स में जाने वाली है। बट एक बहुत बड़ा अंतर इन दोनों में ये है कि एजुकेशन में आप एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं एंड वो सिंक इन होता है स्टूडेंट्स के जहन में, स्टूडेंट्स के दिमाग में। एंटरटेनमेंट में आप 1-1.5-2 साल मेहनत करके एक फिल्म बनाते हैं, करोड़ों रुपए लग जाते हैं। वो एक्सेप्ट हो या नहीं हो, वो किसी के हाथ में नहीं है। वो ऑफ कोर्स कंटेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन कंटेंट के अलावा इट्स अ टीम एफर्ट, प्लस लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मायने रखता है। तो एजुकेशन में ऐसे लक फैक्टर वाली बात नहीं है। अगर आपका कंटेंट सही है तो इट विल बी टेकन इन बाय द ऑडियंस या बाय द स्टूडेंट्स। तो इसको आप कैसे? देखिए, लक फैक्टर आप ठीक कह रहे हैं, मतलब एजुकेशन में शायद लक की बात नहीं होती है, लेकिन जो कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं वो ऑडियंस कैसे ले रही है, ये क्लासरूम में भी एक चैलेंज होता है। यंग पीपल, उनके पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं, एस्पिरेशंस डिफरेंट होते हैं, और हर बार जो क्लास में एक एक्टर है वो डिफरेंट होता है। तो उस एक्टर की एक्टिंग को ऑडियंस कैसे समझ रही है और स्टूडेंट कैसे ले रहा है, कई बार वो चैलेंजेस भी होते हैं। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग बात हमारे लिए ये है दैट हम हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ रोज़ डील करते हैं, हमारा रोज़ उनसे मिलना होता है। तो एक तरीके से उनकी साइकी को समझना शायद हमारे लिए थोड़ा आसान भी हो जाता है। Was that the main reason कि क्योंकि आप यंगस्टर्स के साथ डील कर रहे हैं और उनकी साइकी को बेहतर समझते हैं, काफ़ी लोगों से बेहतर समझते हैं, क्या that was the main reason for you to get into the entertainment world? मेन रीज़न तो नहीं कहूँगा। इट वॉज वन ऑफ द रीजन्स वी थॉट जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट जो एक रीज़न था कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करने का, और जिस तरीके से हम एजुकेशन में देखते हैं कि वी आर एसेंशियली डीलिंग विद यूथ, और एंटरटेनमेंट भी सेम चीज़ है, यूथ सेंट्रिक ही है। एक यूथ सेंट्रिसिटी को कुछ एक बेस बना के उससे हम एंटरटेनमेंट और एजुकेशन दोनों में इम्पैक्ट क्रिएट करें, और एक दो नहीं, हम 11 और 111 कर सकें। तो उस नोबल थॉट के साथ वी आर इन दिस इंडस्ट्री। एजुकेशन की दुनिया से आप आए हैं, और इत्तेफाक की बात यह है कि प्रोड्यूसर्स के लिए, आप बतौर प्रोड्यूसर आए हैं इस इंडस्ट्री में, प्रोड्यूसर्स के लिए कोई एजुकेशन है ही नहीं, कोई कोर्स नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। तो एजुकेशन की दुनिया वाले एंटरटेनमेंट की दुनिया में आते हैं विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल ट्रेनिंग। साहस कैसे जुटाया? वह साहस ऐसे जुटाया कि कुछ लोग
साथ में थे। जैसे विवेक वासवानी जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, हमारे डीन थे और काफ़ी सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट हैं। थोड़ा उन्होंने साहस दिया, थोड़ा कुछ और लोग भी मिलने वाले थे जिनके साथ बैठे, थोड़ा कुछ समझा और ये तो समझ में आया कि अलग है, मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन जो ये जर्नी रही है, एक चीज़ है कि मज़ा भी बहुत आता है। इट गिव्स यू दैट क्रिएटिव हाई टू गेट इनटू, एंड ऐसा होता है ना कि आप एक चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं आउट ऑफ रियली नथिंग, देन यू आर एबल टू क्रिएट समथिंग, और वो अब जब सामने पर्दे पे दिखती है, उस पे जो एक्शन होता है, तो एक अलग तरीके की फीलिंग और सेटिस्फैक्शन मिलता है। मन्नू क्या करेगा प्रोजेक्ट जी। कैसे बना? मन्नू क्या करेगा, जब हम शुरुआत में कई सारी स्क्रिप्ट देख रहे थे, तो कुछ ये था कि कुछ चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो रेलेवेंट और इंस्पायरिंग हो। तो जब ये स्क्रिप्ट, रेलेवेंट का मतलब ये है कि जो भी हमारी ऑडियंस है उसके लिए उसमें कुछ काम हो, कुछ फ़ायदा हो, उस पर एक इम्पैक्ट हो पाए। तो ये इस तरीके से हमने जब सोचा, बहुत सारी स्क्रिप्ट थी, बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट्स भी थी जो शायद एंटरटेनमेंट के लिहाज से बहुत अच्छी थी, लेकिन वो इंस्पिरेशन नहीं आ रहा था और इमोशनल कनेक्ट नहीं आ रहा था। जो ये स्क्रिप्ट सौरभ ने सुनाई, सौरभ गुप्ता जो स्क्रिप्ट राइटर हैं इस फिल्म के, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि दिस इज़ समथिंग क्लोज टू आवर हार्ट, बिकॉज एक मन्नू क्या करेगा, एक यंग कन्फ्यूज लड़के की कहानी है। ही इज़ गुड इन व्हाट ही डज, लेकिन उसके पास चॉइसेस इतनी हैं कि वो कंफ्यूज है लाइफ में, ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं, और कैसे वो अपना पैशन, पर्पस उसको कंबाइन करे कि जिससे वो पैसा भी कमाए, उसको रिस्पेक्ट भी मिले और उसको फेम भी मिले। तो कैसे सारी चीज़ों को मिला के उसको क्या करना चाहिए। तो ये कमिंग ऑफ एज रोमांटिक लव स्टोरी है, जिसमें होपफुली मन्नू फाइंड्स आउट व्हाट ही हैज़ टू डू। मन्नू को शायद पता चलता है फिल्म देखने के बाद, लेकिन वो तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। और आप इस वक्त तो डेफिनेटली रिवील नहीं करेंगे। जी बिल्कुल नहीं। कुछ समय पहले अगर मन्नू क्या करेगी की बात करते हैं तो बोलते अरे न्यू कमर्स की फिल्म है, एंड वो एक छोटा मुंह हो जाता, न्यू कमर्स की फिल्म है, कौन अंदर आएगा। लेकिन अब जो सैयारा ने बिजनेस किया है, ब्लॉकबस्टर बन गई है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेश में भी, ओवरसीज टेरिटरी में भी झंडे गाड़ रही है जी। तो सडनली मन्नू क्या करेगा, क्योंकि न्यू कमर्स के साथ बनी है, थोड़ी कॉलर ऊपर हो गई आपकी। बिल्कुल। आई एम रियली वेरी हैप्पी, बिकॉज एक तो सैयारा न्यू कमर्स जैसे आपने बोला, प्लस कुछ टाइम ऐसा हो रहा था कि लोग थिएटर नहीं जा रहे थे, बट जैसे ही एक अच्छा कंटेंट आया, सडनली पीपल वांट टू गो, इंडिया में नहीं बाहर भी, जैसा आपने जिक्र किया। सो आई एम ग्लैड, बिकॉज हमने भी जब शुरू किया था प्रोजेक्ट और कास्ट के टाइम पे, जो हमारी स्टोरी भी ऐसी थी दैट वी वांटेड यंग बॉय एंड यंग गर्ल, और इसीलिए हम न्यू कमर्स पे भी गए। और हमें शायद, क्योंकि हम इंडस्ट्री के बाहर से थे, हमारा पर्सपेक्टिव डिफरेंट था कि हम उस टैलेंट को लें जो इस रोल में फिट होता है। और बट एस्टैब्लिश स्टार्स भी फिट हो जाते, कभी उनकी तरफ भी हमने इवेलुएट तो ज़रूर किया था, बी ऑनेस्ट विद यू, लेकिन समहाउ होता है ना कि हर रोल किसी के लिए बना होता है। तो जब व्योम को मैं पहली बार मिला और मेरे दिमाग में मन्नू का किरदार था, तो कुछ था उसमें कि ये मन्नू है। एक तरीके से आपको देखने से लगता है, दैट लिटिल बिट ऑफ अ कंफ्यूज स्टेट ही हैड एट दैट टाइम, एंड ही वाज फिटिंग रियली वेल। तो वहाँ से उसकी कास्टिंग हुई, और जिया की कास्टिंग के लिए हमने काफ़ी ऑडिशन किया, हमने बहुत सारे यंग टैलेंट को देखा, बट जब जिया का ऑडिशन हुआ तो फिर अगेन दिमाग में यही था कि जो इमेज थी जिया की, सौरभ ने भी बोला, संजय त्रिपाठी जो डायरेक्टर है और मैं, हम तीनों ही थे जी, दिमाग में ये आया कि नो, दिस इज़ द जिया फॉर अस। आपके स्टूडेंट्स में से कोई हीरो या हीरोइन या कोई कैरेक्टर एक्टर नहीं चुना आपने? हमारे बच्चों ने बैक स्टेज और प्रोडक्शन में बहुत काम किया, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा येट। अच्छा, येट इज अ वेरी लोडेड वर्ड। यस सर, बिल्कुल। यानी अब एजुकेशन और एंटरटेनमेंट की भी मैरिज करने वाले हैं आप? देखिए, थोड़ी बहुत तो एंगेजमेंट हो चुकी है, आगे चल के वी विल डेफिनेटली वांट टू यूज़ आवर टैलेंट। हमारे यूनिवर्सिटीज़ में फिल्म स्कूल भी है, तो फिल्म और मीडिया ऑलरेडी फिल्म स्कूल ऑलरेडी है। अच्छा, कहाँ पर? ये जो हमारी पार्टनर यूनिवर्सिटी है देहरादून में, उसमें है।
फिर हमारे क्रिएटिव इंस्टीट्यूशन है पर्ल एकेडमी, पर्ल वहाँ पे एकेडमी भी स्कूल ऑफ मीडिया है। बट अब हम बहुत सीरियसली सोच रहे हैं कि बॉम्बे में भी एक हम फिल्म स्कूल इस्टेब्लिश करें। जैसे आपने बोला कि प्रोड्यूसर्स आते हैं बट दे आर नॉट ट्रेन्ड टू बिकम प्रोड्यूसर्स, एंड वी ऑल्सो रियलाइज़ कि बाकी एरिया में भी कि अगर थोड़ी ट्रेंड मैन पावर मिले जिसको टेक्नोलॉजी की भी समझ हो, क्रिएटिविटी की भी समझ हो, तो शायद इंडस्ट्री में उनका बहुत यूज़ होगा। सो व्हाट इज योर फर्स्ट लव नाउ आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड मनु क्या करेगा? अब आपका फर्स्ट लव या बड़ा लव क्या हो चुका है? एजुकेशन ही रहा है या एंटरटेनमेंट हैज बिकम द मेजर लव? बहुत आपने मुश्किल सवाल कर लिया, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बोला ना कि एजुकेशन और एंटरटेनमेंट शायद काफ़ी सिमिलरिटी है, लेकिन अलग भी है। अलग भी है, हाँ। अलग भी है। तो अभी एंटरटेनमेंट थोड़ा छोटा बच्चा है तो उसको केयर की ज़्यादा ज़रूरत है, प्यार तो दोनों से ही ज़्यादा है। तो ये स्क्रिप्ट जी सिलेक्शन वगैरह वो आप करते हैं या इट्स अ टीम? बिकॉज जी। ऑब्वियसली देयर मस्ट बी अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। That's right. ग्लोबल टीम है, मतलब जैसे मैंने विवेक का जिक्र किया, संजय जो पहले यूटीवी में थे वो भी हमारे साथ में संजय हैं। भट्टाचार्य जी। संजय भट्टाचार्य जी। उसके बाद संजय त्रिपाठी जो आपके डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर। तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें हमने मिल बैठ के थोड़ा स्टडी करके चीज़ों को लिया, स्क्रिप्ट में, कास्टिंग में, म्यूज़िक में, हर जगह आई थिंक थोड़ा बहुत टीम एफर्ट तो चाहिए होता है। जैसा आपने पहले बोला कि फिल्म इतने ज़्यादा लोगों का एक टीम एफर्ट होता है कि शायद पर्दे पे जो लोग देखते हैं उनको दिखता नहीं है कि एक एक स्टोरी के पीछे, एक एक सीन के पीछे कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो आई थिंक वो पूरा एक टीम जो साथ में थी, चाहे म्यूज़िक हो या लिरिक्स हो या आर्ट डायरेक्शन हो, सबने मिलके काम किया, एंड दैट इज़ व्हाट द रिजल्ट इज़ नाउ। यू नो, अनलाइक एजुकेशन, जी फिल्मों में इट्स अ स्पेकुलेटिव बिजनेस एंड चांस पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। आपकी फिल्म सही बननी चाहिए, कोलैबोरेटिव एफर्ट है। आपकी फिल्म को सही रिलीज़ होना चाहिए, सही दिन रिलीज़ होनी चाहिए, कोई ऑपोजिशन कम से कम हो तो, बारिश नहीं आ जानी चाहिए। यू नो, देयर आर 150 फैक्टर्स। एजुकेशन में ऐसी बात नहीं है। अगर आपने एक स्टैंडर्ड वाली कॉलेज या इंस्टीट्यूट खोल दिया तो ज़्यादा चांस है कि वो चल जाएगा, इट विल डू गुड बिजनेस। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर एरिया के अपने नुआंसेस होते हैं। फिल्म का अलग है, एजुकेशन का अलग है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग है, लेकिन जो हमारा व्यू है इसको लेके वो थोड़ा लॉन्ग टर्म है। ये एक फिल्म और 2 फिल्म और 3 फिल्म की बात नहीं है। अगर हम लॉन्ग टर्म देखें और अगर उसको सही टीम के साथ सही तरीके से एग्जीक्यूट करें, देन आवर कॉन्फिडेंस लेवल इज़ वेरी हाई। तो पहली फिल्म मनु क्या करेगा तो 12 सितंबर को रिलीज़ हो ही रही है, बट हमने 2 और फिल्मों पे काम करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी? जी हाँ, ऑलरेडी। अच्छा, okay. नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग To launch. रिलीज, और वी आर अच्छा, टू रिलीज नेक्स्ट ईयर? हाँ जी, ओके ओके। एंड वी आर बट इनकी शूटिंग्स शुरू नहीं हुई अभी तक? बस अब शुरू हो जाएगी, प्री प्रोडक्शन स्टेज पे हैं ये। Okay, तो ये okay. था कि एक ये निकले तो फिर हम दूसरे पे फोकस करें, बट अब टीम है तो ये नहीं कि सिर्फ 2 ही 3 लोग इन्वॉल्व हैं। सो आइडिया इज़ कि हम हर साल कुछ नया करें, 2-3 फिल्में बनाएं, कुछ को प्रोडक्शन भी करें और प्रोड्यूसर्स के साथ, और एक जो इंटेंट है कि वी आर इन इट फॉर द लॉन्ग रन। ग्लोबल यूनिवर्सिटी सिस्टम से ये आपके दिमाग में बात आई कि एंटरटेनमेंट को परस्यू करना चाहिए। हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी वाज इट टू कन्विंस द बोर्ड और द टीम और द पावर्स दैट बी? आपने कहा कि यूके बेस्ड कंपनी है आपकी, वो तो इंडियंस नहीं होंगे जी। और इंडिया क्यों चुना? सेकंड क्वेश्चन। ओके, सो एक तो है कि इंडियन सिनेमा का इम्पैक्ट शायद इंडिया में हम कम जानते हैं, क्योंकि अभी द एक्सपोजर ऑफ इंडियन सिनेमा इज़ वेरी हाई। लोगों ने इंडियन पिक्चरें देखी हैं, समझी हैं, तो एक इंटरेस्ट लेवल अलग तरीके का है और बहुत ही बड़ी फॉलोइंग है, नॉट जस्ट इंडियंस आउटसाइड ऑफ इंडिया बट यू नो मैनी अदर्स एज वेल। सो इन सम वेज एक एक्सपोजर था इंडियन फिल्म्स को लेके। उसके बाद जो मेजर डिज़ायर था, एक बड़ी इच्छा ये थी इम्पैक्ट क्रिएट करने की। तो इम्पैक्ट तो आप वहीं क्रिएट करेंगे जहाँ लोग ज़्यादा हों। सो दिस इज़ वेयर यू नो आवर कंपनी इज़ अ यूथ सेंट्रिक कंपनी, एंड इंडिया में यंग लोगों की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो इन सम वेज इट वॉज अ नो ब्रेनर दैट दिस इज़ वन प्लेस दैट वी वुड वांट टू बी एज फार एज एंटरटेनमेंट इज कंसर्न्ड।
एंड द पावर्स दैट बी, उन्हें कन्विंस करना कितना आसान या कितना डिफिकल्ट था? आई आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज इट्स अ यूके बेस्ड कंपनी एंड योर एंटरटेनमेंट क्यूरियस आइज सिनेमा जो आपका बैनर है, दैट इज फॉर बॉलीवुड प्रोडक्शंस. सो एक देखिए, एक तो जो नाम ही हमारी कंपनी का ना, क्यूरियस तो नाम आइज तो ऐसे आ गया नहीं. तो ये था कि यू नो वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन we went with our eyes wide open and with curiosity, and that's the I think entrepreneurial spirit of our company, that let's kind of do something which is impactful and new. उसके बाद I think हमारा intent बहुत क्लियर था कि हम करने क्या वाले हैं और किस तरीके से करने वाले हैं. और फिर जब लोगों का सपोर्ट मिला तो शायद कंपनी को भी इतना मुश्किल नहीं लगा to invest in a dream that we are all seeing together. और अब तो जो था प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन द ईटिंग, अब तो सामने ही है. तो अब बटरफ्लाइज इन द स्टमक या अ रेयर काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस? सही बोलूँ तो 1 घंटे में दोनों ही मूड हो जाते हैं. एक समय लगता है कि यू नो वी आर देयर, फिर लगता है नहीं अभी कितना कुछ करना है, अभी ये भी देख लें वो भी देख लें. तो आई थिंक इट्स दैट काइंड ऑफ फीलिंग. और शायद हम 10 फिल्में भी कर लें तो भी यही फीलिंग रहेगी, क्योंकि इट्स समथिंग क्रिएटिव that you are putting it कोई फॉर्मूला तो नहीं है, असेंबली लाइन प्रोडक्शन नहीं है. और मतलब एक तो गाना है ना जिसमें वो लाइन आती है कि खुदा करे ये दीवानगी रहे बाकी. तो आई थिंक खुदा करे ये नर्वसनेस भी हमेशा रहे, बिकॉज दैट इंस्पायर्स यू टू डू वेल. आई मीन हमारे हिसाब से वी मेड अ गुड फिल्म. म्यूजिक इज एक्सेलेंट. आई थिंक ललित आफ्टर मेनी इयर्स हैज डन अ फुल एल्बम. और इवन मैंने आपका म्यूजिक सुना है, वाकई में बहुत बेहतरीन म्यूजिक है. हमारे म्यूजिक में शायद हमारी फिल्म से ज़्यादा हमने समय लगाया टू डेली क्रिएट समथिंग स्पेशल. 7-8 गाने पिक्चरों में भी होते नहीं हैं, बट आवर फिल्म डिमांडेड दैट, तो वी हैव क्रिएटेड दैट. फिल्म इज ऑल्सो कम आउट वेरी वेल. बोथ व्योम एंड साची, आई थिंक दे आर एक्टिंग. आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट they have done. So I think with all of that, you get that confidence, but then always butterflies in the stomach. So जनरली जी, हर प्रोड्यूसर ये सोचता है कि मेरी पिक्चर कोई कॉर्पोरेट ऑल इंडिया राइट्स खरीद ले या किसी कॉर्पोरेट के साथ मैं जुड़ जाऊं या को प्रोडक्शन, ताकि मेरा रिस्क भी कम हो जाए एंड प्लस आई लर्न एज आई गो अलॉन्ग एंड देयरफॉर इफ आई होल्ड समबडीज हैंड इट्स बेटर, यू नो. उस किस्म का अरेंजमेंट आपने नहीं सोचा? आई थिंक पहले दिन से ये चीज़ दिमाग में नहीं गई. अच्छा, एक भला क्यों? कॉन्फिडेंस था, और दूसरा एक देयर इज़ अ सर्टन वे, एक क्रिएटिव तरीके से हम इसको करना चाहते थे. एंड मोमेंट यू हैव अ लॉट ऑफ दीज पार्टनर्स विद यू, तो कहीं पे शायद ये डर भी था कि वो फ्रीडम नहीं रहेगी उस तरीके से काम करने की. और जैसा कि मैंने बोला कि वी आर इन हियर फॉर द लॉन्ग रन, तो हमको अपनी पहली फिल्म से सीखना भी बहुत ज़रूरी था कि हम खुद सीखें. You know, so we've made mistakes. We've learned from each one of these. कई जगह पे हमने एक नया पर्सपेक्टिव भी दिया, क्योंकि हम इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं थे, तो हमको कुछ चीज़ें डिफरेंट तरीके से लगी और हमने डिफरेंट तरीके से करी भी. तो और ये अपने आप करना बहुत ज़रूरी था. चलना आप अपने आप ही सीखते हैं, कब तक किसी का सहारा लेंगे. आपने कहा वी हैव मेड मिस्टेक्स. अगर 1 या 2 मिस्टेक्स, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता अगर मुझे थोड़ी समझ. तो कितना परसेंटेज बढ़ गया आपका कॉस्ट? आई थिंक वैसे तो डिफिकल्ट है एस्टिमेट करना, बट मेरे हिसाब से 10 से 15% कम में हम कर सकते हैं. दैट्स नॉट टू मच. दैट्स नॉट टू मच. तो एक तो वो था. दूसरा आई थिंक जो प्री प्रोडक्शन में जो एक फेज़ होता है, आई थिंक वी शुड हैव स्पेंड मोर टाइम. दिस इज हाइंडसाइट कि अगर उस समय हम थोड़ी बेटर प्लानिंग करते तो शायद हमारी कॉस्ट भी बेटर रहती, और जो डेली चैलेंजेस एक सेट पे आते हैं शायद हम कुछ हद तक उसको मिटिगेट कर पाते. कभी ऐसे लगा फिल्म बनते वक्त, कभी ऐसे लगा कि यार ये क्या पंगा ले लिया है, ये क्यों तो आए इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है? ऑनेस्टली कभी नहीं लगा, क्योंकि एक वो था ना, एक जुनून था कि इसको कुछ करना है, डिफरेंट करना है. और एक सेट पे एक अलग एनर्जी थी. आई थिंक आप आए भी थे, आपने देखा देहरादून में आए, तो जितने भी करीब 200 लोग थे यूनिट में, एक फैमिली बन गई थी बिल्कुल. रोज़ उनके साथ टाइम स्पेंड करना, कोई चीज़ एनालाइज करना, एवरीबॉडी इज़ गिविंग सजेशन. तो एक पेस पे जो काम हो रहा था, शायद ये सब चीज़ों का सेल्फ डाउट का ना तो समय था, ना कोई इंक्लिनेशन था, ना कोई वजह थी.
So it was more or less smooth sailing? I would say so, yes. फिल्म बनाना तो एक पार्ट ऑफ द जॉब है, फिल्म मार्केटिंग, फिल्म रिलीज, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है, खासकर आज की तारीख में। फिल्म मार्केटिंग के बिना कभी कभी फिल्म आई गई हो जाती है, लोगों को पता ही नहीं पड़ता है। एंड फिल्म रिलीज करना भी अपने आप में एक पूरा जॉब है। राइट। इसके बारे में आपने क्या सोचा है? सो इसमें देखिए, एक तो जैसे मैंने बोला, विवेक इज विद अस, संजय भट्टाचार्य जी इज विद अस, सो दे आर टू एक्सपर्ट्स who are guiding us and helping us. Marketing and promotion is on right now as we speak. For distribution, we have got Pen Marudar, one of the biggest distributors. So I think we've got the right people. सही लोग हैं हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूशन में, मार्केटिंग में हेल्प करने के लिए, एंड आई थिंक वी आर गोइंग ऑन ट्रैक. और मार्केटिंग could begin in your colleges, in your institutes? Yes, but that alone will not be enough. तो हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी तो मेरे से किसी ने सवाल पूछा था इसकी पिक्चर की रेलेवेंस का. मुझे लगा कि हर घर में एक मन्नू है, वो कहीं भी हो. वो ये सवाल इंडिया के बाहर किसी ने पूछा था कि आप यूके में हो, इंडिया में हो, जर्मनी में हो, यूएस में हो, प्रॉब्लम वही है. यंग पीपल हैव दैट कन्फ्यूजन. सो जो भी जिन घर में मन्नू है, और हर घर में एक मन्नू है, उनके लिए ये एक फिल्म है, और मन्नू के माँ बाप के लिए भी ये फिल्म है, बिकॉज दे आर ऑल्सो invested in the success of their child. और मन्नू के माँ बाप की भूमिका कौन निभा रहे हैं? So इस फिल्म में कुमुद जी हैं, कुमुद मिश्रा. कुमुद मिश्रा, वो मन्नू के फादर की वंडरफुल एक्टर. वंडरफुल एक्टर, प्लेजर टू वर्क विद हिम. चारू शंकर जो एनिमल में थी, वो इसकी माँ बनी है. और उसके बाद राजेश इज देयर, जो जिया के फादर का जिन्होंने रोल किया है. ब्रिजेंद्र काला जी हैं फिल्म में. सो इंटरेस्टिंग कास्ट है, वेरी गुड एक्टर्स. एक पॉइंट या दो पॉइंट्स जो आपको लगा वो द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ फिल्म प्रोडक्शन? आई थिंक एक म्यूज़िक, मतलब इट्स नॉट कि इट्स डिफ़िकल्ट पर से, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देयरफॉर उस म्यूज़िक का आपकी पिक्चर से उसके सुर और लय और ताल कैसे चिपकती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज वो एक फ़िल्म को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है. तो उसमें काफ़ी मेहनत लगी हम सब की, ललित की, जावेद जी की, बाकी लिरिक राइटर जो थे. तो आई थिंक वो एक चीज़ थी जिसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और टफ था सही करना. दूसरा, आई थिंक जो प्रोडक्शन प्लानिंग होती है, वो एक इट हैज़ टू बी जस्ट राइट, क्योंकि हमारा जो शूट हुआ है वो पहाड़ों में हुआ है. सो उत्तराखंड में हुआ है, और कुछ जगह तो ऐसी थी कि वहाँ पे दे वर टोटली इनएक्सेसिबल. वहाँ पहुँचना ही इतना मुश्किल था कि आपको 6 घंटे चल के जाना है और वहाँ पे शूट करना है. अभी जो हमारा गाना आया है हमनवा, वो हमने तुंगनाथ मंदिर के पास किया था वहाँ पे शूट, और बहुत ही ठंड थी, फ्रीजिंग टेम्परेचर. हम आए थे तभी भी ठंड थी. हाँ बिल्कुल. तब तो इतनी नहीं हुई होगी जितनी आप बता रहे हैं अभी. ये 6 घंटे ऊपर था तो काफ़ी ठंडा भी था वहाँ पे. तो वो सब चैलेंजेस थे, लेकिन अब शूट तो करना ही था. और ये था कि एक वो सन की रे को एट द टाइम ऑफ सनराइज़ कैप्चर करना है, तो रोज़ सुबह 1 बजे उठ के आपको सेट करना है कि उस मोमेंट पे आ जाए. तो काफ़ी मेहनत करने के बाद फाइनली वी कुड गेट इट. सो आई थिंक ये दो चीज़ें थी, बाकी तो यूजुअल चैलेंजेस ऑफ एनीथिंग न्यू. एंड फाइनल क्वेश्चन, अब आप अपने आप को क्या कंसिडर करते हैं? यू आर एन एजुकेशनिस्ट और एन एंटरटेनमेंट पर्सन? आई थिंक आई एम अ स्टोरी टेलर. The ability to narrate a story, whether you are doing it in the classroom, in education or in entertainment, I think that is really what the skill set is. और अगर आप उसमें महारत हासिल कर लें तो फिर आप एक रियल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. तो इस इंडस्ट्री में आने से पहले भी यू वर एन एविड फिल्म वॉचर के खास नहीं? I was a film watcher. मैं एविड तो नहीं बोलूँगा, बट मुझे शौक था फिल्म का. मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक था, मुझे लिखने का भी शौक था. तो मुझे इस फिल्म में मौका मिला कि मैंने 2 गाने लिखे हैं. अच्छा, लिरिक्स आपके हैं? 2 गानों का मैंने, ललित जी ने मुझे ये ऑनर दे दिया. उनको पसंद आ गया मेरे गाने, तो मैंने 2 गाने लिखे हैं फिल्म में. तो देयर वाज अ लेवल ऑफ क्रिएटिविटी समवेयर. वो एक, अब उसको एक ओपनिंग मिल गई. ओपनिंग मिल गई. कभी सोचा था कि आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ेंगे?
कभी नहीं। हाँ, क्योंकि एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट जी। वैसे देखा जाए तो बहुत वर्ल्ड्स अपार्ट है। जी। ऑफ कोर्स आपने बताया हमें कि क्या सिनर्जीज हो सकती है, जी। स्पेशली बिकॉज यू आर डीलिंग विद द यूथ। राइट, एब्सोल्युटली। हाँ, सोचा नहीं था लेकिन हो गया, और जो भी होता है अच्छा ही होता है। आई एम श्योर। शरद जी, यस, विशिंग यू द वेरी बेस्ट। Thank you. मन्नू क्या करेगा ये तो हम सितंबर में जब रिलीज होगी बिल्कुल। देखेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे अब पता चल चुका है। थैंक यू, थैंक यू कोमल। थैंक यू। तो दोस्तों ये थे शरद मेहरा, इनकी पहली फिल्म मन्नू क्या करेगा, उसका म्यूजिक लॉन्च मेरे ख्याल से मंडे को है। जी हाँ। म्यूजिक लॉन्च मंडे को है एंड आई हैव हर्ड ऑल द सॉन्ग्स, दे आर वंडरफुल म्यूजिक, वेरी मेलोडियस। ललित जी हैज रियली पुट हिज हार्ट एंड सोल इनटू इट। एंड फिल्म तो खैर मैंने देखी नहीं है, अब दिखाएंगे तब पता चलेगा, लेकिन फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट ऐसा लगता है कि देव ट्राई टू से समथिंग न्यू, देव ट्राई टू से समथिंग वेरी कंटेम्प्रेरी। एंड जैसा इन्होंने बताया, इट्स अ फिल्म फॉर ऑल यंगस्टर्स एंड इट्स अ फिल्म फॉर देयर पेरेंट्स टू। तो फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर सितंबर जब मन्नू क्या करेगा रिलीज होगी, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर क्यूरियस आई सिनेमा, क्योंकि इनके प्लान्स बहुत बड़े हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस टू मेक फिल्म्स एंड प्रॉबेबली टू मेक अ फिल्म इंस्टीट्यूट टू।